चैनल एनसीईआरटी विद कमल। और आज के वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जनांकिकी किसे कहते हैं। तो आज का हमारा जो कंप्लीट टॉपिक होने वाला है वो जनांकिकी को लेकर होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत कुछ समझेंगे जनांकिकी के बारे में, उसकी परिभाषा को समझेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे और उसके और भी जो टॉपिक्स हैं उनको पूरी तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग पहले ये देख लेते हैं हम लोग इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे जनांकिकी का अर्थ, यानी जनांकिकी का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है उसको समझेंगे। उसके बाद जनांकिकी के प्रकार यानी कि जनांकिकी के रूपों को पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत पढ़ेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपको इसके बारे में नॉलेज भी होनी चाहिए। और लास्ट में यहाँ पे जनांकिकी संक्रमण की अवस्थाएं और उसके उपयोग के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या क्या हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। वीडियो तो बिल्कुल इंफॉर्मेटिव है, बिल्कुल जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी यहाँ पे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि जनांकिकी आखिर में होती क्या। ठीक है, तो देखो जनांकिकी परिभाषा को समझने से पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जनांकिकी के शाब्दिक अर्थ को समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जनांकिकी का जो शाब्दिक अर्थ अगर आपको समझना है तो पहले इसके अंग्रेजी अर्थ को समझना है। तो देखो जनांकिकी को इंग्लिश में डेमोग्राफी कहते हैं। अब ये जो डेमोग्राफी वर्ड है ये कहां से आया है, तो ये जो डेमोग्राफी वर्ड है ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है। ये कौन सा, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है डेमोग्राफी। एक शब्द है आपका कौन सा, एक शब्द है आपका डेमोस और दूसरा शब्द है आपका यहां पे ग्राफी। ठीक है, तो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक कौन सा यहां पे, एक है डेमोस और दूसरा है ग्राफी। अब देखो डेमोस शब्द का जो अर्थ है वो है मनुष्य। ठीक है, और ग्राफी का अर्थ है यहां पे विश्लेषण, विश्लेषण। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं मनुष्य के विश्लेषण की बात हो रही है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा यहां पे कि जनांकिकी का अर्थ क्या होता है। तो मनुष्य का इसमें क्या किया गया है, मानव का विश्लेषण किया गया है। ठीक है, अगर हिंदी अर्थ की बात करें तो क्लियर है यहाँ पे जनांकिकी यानी कि जन मतलब होता है यहाँ पे क्या, जनता यानी कि मनुष्य, और अंक मतलब होता है आंकिक रूप में उसका विश्लेषण। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमको ये तो समझ में आ गया जनांकिकी में हम क्या करते हैं, मानव जनसंख्या या फिर मानव का क्या करते हैं, आंकिक विश्लेषण करते हैं। क्लियर, अब बात करते हैं ये जो डेमोग्राफी शब्द है ये सबसे पहले यूज किसने किया, इसको यूज किसने किया। तो देखो इस शब्द को जो यूज किया है सबसे पहले वो किया है फ्रांस के एक विद्वान थे जिनका नाम एचले गुलियर्ड था। उन्होंने इसका यूज किया था। आपको याद रखना है डेमोग्राफी जो डेमोग्राफी शब्द है उसका जो यूज सबसे पहले किसने किया है, तो वो किया है एचले गुलियर्ड ने किया है। कब किया है, 1855 में किया है और अपनी एक पुस्तक में किया है, एलिमेंट ऑफ द स्टैटिक्स ह्यूमन डेमोग्राफी कंपेयर में किया है। ठीक है, तो ये पुस्तक का नाम है। तो इतनी जानकारी तो आपको समझ में आ गई होगी कि जनांकिकी क्या है, जनांकिकी जो शब्द है वो सबसे पहले बार कब यूज किया गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जनांकिकी परिभाषा के बारे में। तो जनांकिकी की परिभाषा क्या है, देखिए कि जनांकिकी की जो परिभाषा वो है, जनांकिकी वह विज्ञान है जो किसी समाज की जनसंख्या का आकार, घनत्व और उसमें होने वाली बुद्धि, वृद्धि, कमी से संबंधित परिवर्तनों का क्या करता है, अध्ययन करता है। यानी कि जो जनांकिकी जो है वो क्या करता है, समाज की जो जनसंख्या है उसमें कितना वृद्धि हो रही है, कितनी कमी हो रही है। ऐसा तो नहीं कि जनसंख्या कम होती जा रही है, ऐसा तो नहीं कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो उस सब का क्या करता है वहां पे, विश्लेषण करता है, उनका अध्ययन करता है। तो इसको ही क्या कहा जाता है, इसको ही जनांकिकी या फिर इसका एक और नाम है जनसांख्यिकी भी कहा जाता है। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई क्या है। ठीक है, तो अगर हम और परिभाषाओं को समझते हैं, जैसे कुछ विद्वान है उन्होंने भी कुछ जनांकिकी जो परिभाषा दी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो बेंजामिन बी के अनुसार जनांकिकी की क्या परिभाषा है उसको समझ लेते हैं। तो देखो जनांकिकी सामूहिक रूप से मानव जनसंख्या की वृद्धि, विकास और गतिशीलता से संबंधित है। यानी कहीं ना कहीं जनांकिकी में हम लोग जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। और किसकी जनसंख्या के बारे में, मानव जनसंख्या के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये तो समझ में आ गई होंगी बातें अब तो, है ना, मानव जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। क्लियर हो गया। एक और वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या है, देखो विक्टर पेट्रोव जो थे उनने क्या परिभाषा दिया, उन्होंने बोला है जनांकिकी वह विज्ञान है जो जनसंख्या की संरचना
और आवागमन का अध्ययन करता है। यानी कि जनसंख्या किस टाइप की है, कैसी है, पढ़े मतलब शिक्षित है या अशिक्षित है, उसका क्या विकास हो रहा है, उन सब का अध्ययन करता है। उसे ही क्या बोलते हैं, जनांकिकी कहते हैं। अब तो समझ में आ गया आप लोग को जनांकिकी का ओवरऑल थीम क्या है। तो इसके अंदर क्या है, मनुष्य की जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि के साथ साथ उसके विकास को भी क्या किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, जनसांख्यिकी या फिर जनांकिकी कहते हैं। क्लियर, यहां तक बात हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जनांकिकी के रूप के बारे में कि भैया जनांकिकी के कितने प्रकार होते हैं, उसके कितने रूप होते हैं। तो देखो जनांकिकी दो प्रकार की होती है। जनांकिकी कितने प्रकार की है, दो प्रकार की होती है। एक होती है आकार की जनांकिकी और दूसरी होती है सामाजिक जनांकिकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे आकार की जनांकिकी क्या होती है। तो देखो इसमें जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है, जिसमें जनसंख्या के सिर्फ आकार का अध्ययन किया जाता है। यानी कितनी जनसंख्या बढ़ी, कितनी जनसंख्या कम हुई, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि या फिर उसकी कमी, इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आकार की जनांकिकी या फिर आकार की जनसंख्या सांख्यिकी कहते हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, इसके अंदर जैसे हम लोग क्या करते हैं, लिंगानुपात चेक करते हैं, जनसंख्या घनत्व चेक करते हैं, आयु संरचना चेक करते हैं, जन्म दर चेक करते हैं, मृत्यु दर चेक करते हैं। इन सब का विश्लेषण किया जाता है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। कौन सी जनांकिकी में, आकार की जनांकिकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी है सामाजिक जनांकिकी। अब सामाजिक जनांकिकी के अंदर हम क्या करते हैं, जनसंख्या के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिसे हम ये देखते हैं कि जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन क्या उसका साथ में विकास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे यह है, इसके अंतर्गत जनसंख्या से जुड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन किया जाता है कि भैया समाज का विकास हो रहा है या नहीं, किस तरीके से अगर परिवर्तन हो रहे हैं तो कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, कहीं वो परिवर्तन तीव्र परिवर्तन तो नहीं हो रहे या फिर धीमे परिवर्तन तो नहीं हो रहे, इन सब का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, समाज, जनसंख्या तो बढ़ रही है, क्या वो आर्थिक रूप से बढ़ रही है आगे कि नहीं, यानी कि पैसे वाले हो रहे हैं कि पहले के जैसे ही गरीब की गरीबी है, इस टाइप से उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, राजनीतिक देखा जाता है कि राजनीतिक क्या दृष्टिकोण, लोगों के अंदर क्या दृष्टिकोण बना रहे हैं। ठीक है, और पर्यावरणीय, यानी कि पर्यावरण को वो किस तरीके से अपना प्रभावित कर रहे हैं, कहीं वो पर्यावरण का ज्यादा नुकसान तो नहीं कर रहे या फिर पर्यावरण को आगे और ज्यादा हेल्दी तो नहीं बना रहे। तो इस तरीके से इन सब का क्या किया जाता है, यहाँ पे अध्ययन किया जाता है सामाजिक जनांकिकी के अंदर। क्लियर हो गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया आप लोगों को। अगला हमारा पॉइंट है यहाँ पे, जनांकिकी के रूप को पढ़ने के बाद अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जनांकिकी का संक्रमण सिद्धांत कि जनांकिकी का संक्रमण सिद्धांत क्या होता है। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जनांकिकी का जो संक्रमण सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है जनांकिकी का जो संक्रमण सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन किया है वो किसने किया है, नोटेस्टिन ने किया है। ठीक है, अब इस सिद्धांत का यूज कहाँ पे किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए, इस सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन और भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए किया जाता है। ये उपयोग है जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत का। उपयोग क्या उपयोग है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के अनुसार कोई भी क्षेत्र है उसकी जनसंख्या के बारे में पहले जानकारी लेते हैं कि इस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है और किस स्पीड से बढ़ रही है या फिर किस स्पीड से क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी उसके अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है। अगर बढ़ रही है तो अगले भविष्य में, अगले कुछ सालों के अंदर इसकी जनसंख्या कितने गुना बढ़ जाएगी या कितने गुना कम हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब का अध्ययन किया जाता है जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के अंदर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। जैसे एक उदाहरण लेके चलते हैं, जैसे पहले जमाने में आपने देखा होगा हमारे जो पूर्वज हैं वो कहाँ निवास करते थे, गांव में निवास करते थे। ना तो वो ज्यादा पढ़े लिखे हुआ करते थे, ठीक है, और ना ही उनके पास इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं हुआ करती थी। तो उस समय पे क्या था, उस समय पे वो गांव में रहते थे, खेती करते थे और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो विकास कैसे हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, विकास होने लगा, मनुष्य के दिमाग का विकास होने लगा और वो शिक्षित होने लगे। और जब वो शिक्षित हुए तो स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ने लगी और फाइनली क्या हो गया, उनके जीवन का क्या हुआ, विकास हुआ। समझ में आ गई बात आपको। तो इन सब का अध्ययन किया करना ही क्या कहलाता है, ये संक्रमण सिद्धांत के अंदर आता है। समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, तो यही लिखा है, इसमें क्या लिखा है, यह सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे समाज का ग्रामीण खेतिहार और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक और शिक्षित बनता है।
कैसे जो गांव के लोग हैं वो किस तरीके से क्या होते हैं, शिक्षित बनते जाते हैं, और उस क्षेत्र की जनसंख्या उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर से निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में कैसे परिवर्तित हो जाते हैं। यानी पहले क्या होता है, शुरुआत में क्या था, पहले जमाने में अगर हम बात करेंगे तो पहले जन्म दर भी बहुत ज्यादा थी। लोग, आपने देखा होगा पुराने जमाने की अगर बात करें, आपके दादा परदादा की अगर बात देखोगे आप, तो कहीं वो 5 भाई थे, कहीं 6 भाई थे, कहीं 7 भाई थे, इस तरीके से कहीं कहीं तो 10-10 भाई थे। यानी संतानें बहुत ज्यादा पैदा करते थे। यानी कि यहाँ पे उच्च उच्च जन्म दर थी, और कई बीमारियां आ जाती थी तो इलाज की सुविधा भी नहीं थी, तो लोगों की मृत्यु भी जल्दी हो जाती थी। तो दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा थी। क्या थे, जन्म दर भी उच्च थी और मृत्यु दर भी उच्च थी। कब, जब वो कैसे थे, गांव में निवास करते थे और अशिक्षित थे। लेकिन जैसे जैसे उनका विकास हुआ तो फिर क्या हुआ, उनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं आने लगी और उनको समझ भी बढ़ गई, क्योंकि वो शिक्षित हो गए थे। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने वहां पे जनसंख्या को धीरे धीरे क्या कर दिया, जन्म दर को कम करना शुरू कर दिया। आज की डेट में अगर आप देखो, किसी के पास 1 बच्चा है, किसी के पास 2 बच्चे हैं, है ना। तो जब इंसान क्या होता जाता है, शिक्षित होता जाता है, तो उसकी जो जन्म दर है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और मृत्यु दर भी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि जैसे ही वो शिक्षित होता है तो कई स्वास्थ्य सुविधाएं भी, आज की डेट में देखो हॉस्पिटल कितने बने हुए हैं, बने हुए कि नहीं। पहले जमाने में तो ये सब कुछ नहीं था। तो आज की डेट में अगर कोई बीमारी आती भी है तो उसको क्या हो जाता है, उसको हम काबू पा लेते हैं, और हम वहां पे अगर काबू पा लेते तो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, तो इससे मृत्यु दर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में आ गया। तो इन सब का अध्ययन किया जाता है किसके अंदर, संक्रमण सिद्धांत के अंदर। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे संक्रमण सिद्धांत को एक अगर हम ग्राफ से समझे तो देखो, पहले क्या था, ग्रामीण, अशिक्षित और कृषि करने वाले लोग रहते थे, ठीक है। और फिर क्या हुआ, संक्रमण सिद्धांत का यूज करके वो आगे चले, विकास हुआ, वो नगरों में निवास करने लगे, शिक्षित हो गए, तकनीक का यूज करने लगे और फैक्ट्रियों में काम करने लगे, व्यापारी बन गए। तो इस तरीके से उनका क्या हो गया, विकास हो गया, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखना, जब वो गांव निवास, गांव में अशिक्षित थे, कृषि करते थे, तब उच्च जन्म दर थी, ध्यान रखना, उच्च जन्म दर थी, ठीक है, और उच्च मृत्यु दर थी, दोनों ही उच्च थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही विकास हुआ कुछ सालों के बाद, तो क्या हो गया, यहां पे निम्न जन्म दर हो गई, निम्न जन्म दर हो गई, ठीक है। और निम्न जन्म दर हो गई और मृत्यु दर भी कैसी हो गई, निम्न हो गई, दोनों ही क्या हो गए, यहाँ पे निम्न हो गए। समझ में आ गई बात आप लोग को, ठीक है। तो ये है जनांकी का संक्रमण सिद्धांत, समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे संक्रमण सिद्धांत की अवस्थाओं के बारे में, ठीक है। तो संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाएं, एक है प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। अब सबसे पहले हम समझते हैं प्रथम अवस्था क्या होती है। तो देखो, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होते हैं। यानी कि शुरुआती, जब वो क्या है, किसान कैसे होते हैं, अशिक्षित थे, पहले जमाने में जो लोग रहते थे, ठीक है। इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कैसी होती है, उच्च होती हैं, ठीक है। लोग अशिक्षित होते हैं, अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और खेती उनका मुख्य व्यवसाय होता है, ठीक है। इस अवस्था में जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है, यानी कि इसमें, इसके अंदर जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो कैसी होती है, धीमी होती है। तो ध्यान रखना, प्रथम से अवस्था के अंदर जनसंख्या वृद्धि कैसी होती है, धीमी होती है। उसका प्रमुख कारण आपको पता ही चल गया होगा, ज्यादा जन्म दर भी है और मृत्यु दर भी क्या है, उतनी ही ज्यादा है, ठीक है। तो मृत्यु दर थोड़ी ज्यादा है और जन्म दर थोड़ी कम है, तो इस तरीके से जनसंख्या बढ़ तो रही है, लेकिन कैसी, धीमी धीमी अवस्था से बढ़ रही है, ठीक है। ये उसकी पहली अवस्था है। अब जो दूसरी अवस्था है, ठीक है, दूसरी अवस्था के अंदर क्या होता है, तो देखो दूसरी अवस्था के अंदर, इस अवस्था में प्रारंभ में जन्म दर उच्च होती है, लेकिन समय के साथ साथ जन्म दर क्या हो जाती है, निम्न होती जाती है, कम हो जाती है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के विकास के कारण मृत्यु दर में कमी आती है। यानी कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती है। इंसान पढ़ता है, जब उसको बीमारियों के बारे में जानकारी होती है, फिर उसके इलाज के बारे में जब जानकारी हो जाती है, तो सिंपल सी बात है, जन्म दर तो क्या है, बढ़ रही है, लेकिन मृत्यु दर क्या हो रही है, कम हो रही है। जब भी जन्म दर बढ़ जाए और मृत्यु दर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो जनसंख्या वृद्धि होती है, बहुत तेजी से होती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जनसंख्या विस्फोट होता है। जैसे कि हमारे देश भारत के अंदर है, हमारे देश भारत के अंदर क्या है, आज की डेट में जनसंख्या में क्या हो रहा है, मृत्यु दर तो हो गई है कम और जन्म दर क्या हो गई है, बढ़ गई है।
तो इसलिए क्या हो रहा है आज की डेट के अंदर भारत में जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा जनसंख्या तेजी से क्या हो रही है, ग्रो कर रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो कौन सी अवस्था में हम लोग? दूसरी अवस्था में। समझ में आ गया आपको? अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे तीसरी अवस्था की। तो तीसरी अवस्था क्या है? देखिए, इस अवस्था में मृत्यु दर, जन्म दर दोनों कैसे होते हैं? कम होते हैं। मृत्यु दर भी कम होती है और जन्म दर भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इस अवस्था में जनसंख्या या तो स्थिर होती है या फिर क्या है, मंद गति से बढ़ती है। या तो स्थिर ही हो जाएगी, ना बढ़ेगी ना घटेगी, या फिर क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है। इस अवस्था में लोग कैसे होते हैं? शिक्षित होते हैं और उच्च जीवन जीते हैं, जैसे कि जापान है, ठीक है, अमेरिका है, जो विकसित देश है उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जनसंख्या क्या होती है, धीरे धीमी गति से बढ़ती है, ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ती। जबकि हमारे देश के अंदर देखेंगे तो जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। तो ये था एक जनांकी का एक छोटा सा वीडियो। पूरी कोशिश की है मैंने आपको समझाने की। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।